एक फनकार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अमजद साबरी को क्यों और किस लिए मारा गया? भाई मुझे क्यों मारते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप जुल्म की इंतहा देखें। उसके बावजूद दोनों के पास पिस्टल थे, एक नहीं। हाथ जोड़ के माफी मांगी, माजरत की कि हमसे गलती हो गई। अमजद साबरी का कत्ल जो है वो किसी एक शख्सियत का कत्ल नहीं है, वो एक तहरीक का कत्ल है, एक स्टाइल का कत्ल है, एक कल्चर का कत्ल है। कि पुलिस तफ्तीश में ये कहा गया कि ये किसी उस शख्स का किया या करवाया एक्ट हो सकता है जिसको अमजद साबरी की कव्वालियों के बाज मंदरजात अकीदे के एतबार से मुखालिफ लगते थे। ये इल्जामात भी लगते रहे क्योंकि भत्ते का मामला था, किसी ने भत्ता तलब किया या कुछ। अपनी शहादत से पहले अमजद साबरी साहब ने अमेरिका में एक शो किया कि अमजद साबरी साहब जब वो करके आए वापस, तो ये कहा गया एक ग्रुप की जानिब से, ठीक है, कि आप पे वेले भी आई हैं तो आप हमें कुछ दें, और इस भत्ताखोरी में जेल से मांगा गया भत्ता भी शामिल है। तो इन्होंने जरा जवाब सख्त दिया, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो एक मखसूस पार्टी जिसका बड़ा नाम था और भत्ते को बहुत जोड़ा जाता था उससे, ये बहुत करीबी समझे जाते थे उसके। दूसरा ये कि सौलत मिर्जा के साथ इनका क्या ताल्लुक था अमजद साबरी का, हमने वो वीडियो देखी है। उसकी तरफ अमजद साबरी का झुकाव था, कोई शुबा नहीं है इसमें। 90 पर उनका आना जाना, अल्ताफ हुसैन से उनके ताल्लुकात, लंदन तंजीम से ताल्लुकात, फिर ताल्लुकात में थोड़ा सा बिगाड़, कशीदगी। सौलत मिर्जा की सालगिरह का जश्न जेल में शायान शान तरीके से मनाया गया। इन्होंने जब परफॉर्म किया तो उसका हाथ बुलंद किया और गाना क्या गाया? दुश्मनों के ज़हनों पर, दुश्मनों के ज़हनों पर जेल से बाहर आने के बाद धमकियों का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो कहा गया था कि आपने इसको इतना चढ़ाकर जेल में पजीराई दे के सौलत मिर्जा को जो कुछ किया है उसका भुगतना पड़ेगा आपको। रमजान का महीना था, दिलों में इबादत का सुकून था और घरों में रूहानियत की फिजा। मगर इसी सुकून के दरमियान एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे पाकिस्तानियों का दिल दहला कर रख दिया। एक ऐसी खबर जिसको यकीन करना बहुत मुश्किल था। कराची की एक मसरूफ तरीन सड़क पर गोलियों की आवाज़ गूंजी और इस गोलियों की आवाज़ में एक ऐसी आवाज़ को खामोश कर दिया गया जो कई बरसों से अपनी मोहब्बत, अकीदत और सूफियाना कलाम के ज़रिए कई दिलों को जोड़ रही थी। ये आवाज़ थी अमजद साबरी की। जी हाँ, अमजद साबरी, वही अमजद साबरी जिनकी कवालियाँ भर दो झोली मेरी और ताजदार हरम जब लोग सुनते थे तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये पाकिस्तान की रूहानी मौसीकी पर एक गहरा जख्म था। लेकिन अब भी बहुत सारे सवालात बाकी हैं। अमजद साबरी को किसने मारा? अमजद साबरी को क्यों मारा गया? क्या वाकई भत्ते की वजह से अमजद साबरी को मारा गया? और अमजद साबरी के कत्ल की प्लानिंग करने वाला मास्टरमाइंड कौन था? ये सब बातें जानने के लिए आज पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, अमजद साबरी एक सिंगर, हमने कराची में देखा कि बहुत सारे लोग टारगेट किलिंग का शिकार हुए, या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक थे, या बिजनेसमैन थे, या ताजिर थे। एक ऐसा बंदा जो फनकार है, और फनकारों के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये नाजुक लोग होते हैं। एक फनकार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अमजद साबरी को क्यों और किस लिए मारा गया? देखिए, अमजद साबरी का कत्ल, जिसे बाद में शहादत कहा गया जी, वो निहायत अहमियत का हामिल है। अच्छा, और कराची की उस खूंरेजी के तसलसल में जो पहले 80 की दिहाई में, जी, फिर 90 की दिहाई में, फिर 2 ऑपरेशन, फिर तीसरा ऑपरेशन, और उसके बाद अब 2000 के बाद, इस तनाजुर में अमजद साबरी का कत्ल जो है वो किसी एक शख्सियत का कत्ल नहीं है, वो एक तहरीक का कत्ल है, सही, एक स्टाइल का कत्ल है, एक कल्चर का कत्ल है, एक सिफारत का सिफारत कैसी? आप ये ठीक, देखें कि दुनिया जहान में वो घूमता फिरता था बिल्कुल, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का अलम उठाकर। ऐसे ही है। एक दूसरा ये है कि वो शख्स जिसने फन कवाली, फन मौसीकी और फन तरन्नुम उसको नई जोहत, सही है, नया रंग दिया था। बिल्कुल, एक लेगेसी लेके चले थे वो अपनी। लेगेसी अपनी जगह पे थी, उसमें जिद्दत शामिल जी, की थी। बिल्कुल, एक दूसरा
जो तफ्तीशी पहलू पुलिस ने कहा, अब उनकी बरसी आ जी, रही जी। है, देखिए रमजान फिर आ गया, रमजान में ही वो शहीद हुए थे। जी 16 रमजान। आप ये देखें कि पुलिस तफ्तीश में ये कहा गया कि हमारी तफ्तीश का एक पहलू, एक सिमत ये भी है कि ये किसी उस शख्स का किया या करवाया, सही। ये पुलिस के मैं एग्जैक्ट वो बता रहा हूं, उसका एक्ट हो सकता है जिसको अमजद साबरी की कव्वालियों के बाज मदरजात अकीदे के एतबार से अच्छा। मुखालिफ लगते थे। एक पहलू। सही। दूसरा पहलू, इसके अंदर आप ये हमाजोहद समझें इसको। बिल्कुल। एक तरफ आप ये समझें कि एमकेएम जी कराची की सबसे बड़ी बिल्कुल। लिसानी सियासी ग्रोही जमात, उसकी तरफ अमजद साबरी का झुकाव था, बिल्कुल। कोई शुबा नहीं है इसमें। 90 पर उनका आना जाना, आना जाना बहुत सारी। अल्ताफ हुसैन से उनके ताल्लुकात, जी लंदन तंजीम से ताल्लुकात, बिल्कुल। फिर ताल्लुकात में थोड़ा सा बिगाड़ कशीदगी, फिर वो आ गए ये जो मुस्तफा पाक कमाल, सरजमीन, पाक मुस्तफा सरजमीन कमाल के पार्टी। साथ। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू आप ये देखें कि वो लालू खेत में ठीक। रिहाइश पजीर थे। लालू खेत कराची की वो बस्ती है जहां 80-80 गज के घर हैं, अच्छा। 3-3 4-4 मंजिला है। सही। 80 गज कहते हैं, आप समझ लें 3 मरले, पौने 3 मरले तकरीबन, 75 3.25 मरले, ठीक है 25 या 75, जी। 25 फुट का अगर हो तो 80 फुट का हुआ तो 3 मरले, कुछ 5 फुट 5 ज्यादा। फुट ज्यादा। 80 फीट का घर है लालू खेत में, सब एक जैसे, यकसानियत है। उसमें इन्होंने अपना घर जो वालदैन का था, ठीक उनके है। वालिद मरहूम साबरी साहब, बड़े साबरी बड़े साहब, कवाल जो थे। वो उनकी वालदा, बहन भाई 3 मंजिलों में रहते थे। सही। थोड़ा खूबसूरत कर लिया था क्योंकि आमदन के जराए बढ़ गए थे, बिल्कुल। और जो शो करते थे उसका मुआवजा बहुत लेते थे अमजद साबरी साहब। सही। ये सारे पहलू जो है ना, ये उनकी शहादत तक के जिंदगी के जितने पहलू हैं ना, वो इटसेल्फ एक तफ्तीशी नुक्ता है। 3 मरले के मकान में एक शख्स रह रहा है, अपनी सारी उम्र गुजार देता है, बिल्कुल। साहिब सरबत हो जाता है, दौलतमंद हो जाता है, दोस्त बड़ी तादाद में दोस्त, हाँ जी, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा थे। नहीं चाहने वाले तो बहुत, एडमायर बहुत से अनसीन जी। होते हैं। एडमायर तो अनसीन पजीराई दे रहे हैं, बिल्कुल। अनसीन है, लेकिन जो अकरबा थे उनके दोस्त अहबाब, जिनके साथ गुफ्तो शनीद बैठक होती थी, जी उन्होंने बारहा, मेरी कई लोगों से बात हुई उनके दोस्तों से उनकी शहादत के बाद। सही। उनका ये कहना था कि हमने अमजद से ये कहा कि आपके पास दौलत आ गई है तो आप अब लालू खेत छोड़ दो और कहीं और शिफ्ट हो जाओ। सही। तो अमजद साबरी ने कहा जवाबन कि ये मेरी मीरास है। हाँ विरासत नहीं कहा, ठीक है, मीरास है, मिरास है। कि बाप माँ बाप वालदैन बहन भाइयों की मस्कन जो है उनका, उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आखिर वक्त तक वहां रहे। एक बात। दूसरी बात, मैंने दौलत की बात की, जब पैसा आया इनके पास ज्यादा, ठीक। तो इनके अजीजो कारिब ने ही ये बताया, इनके अहले खाना ने भी, वो ये कहते हैं कि अमजद साबरी ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी मुख्तलिफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट के इदारों में, प्रोजेक्ट्स में। ठीक। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर से इनका लेन देन हो गया। अब ये इसकी दो बातें समझे आप, बड़ी अहम। पैसा आया है जी। अपने नाम पे, अगर नहीं की इन्वेस्टमेंट, बच्चे छोटे थे, बीवी के नाम पे, वालदा के नाम पे, वालिद के नाम पे, भाइयों के नाम, भाई बहुत माशाल्लाह। जी। अपने खानदान में सबसे बड़ा कमाऊ पुत्र था अमजद साबरी, सबसे बड़ा। अब जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की डीलर्स के पास, प्लॉट खरीदते थे, बेचते थे, मकान ले लेते थे, बेचते थे, नई कॉलोनीज, ठीक है। कराची सिटी नया बन रहा था, उनमें से एक या दो निकाल के, किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा। वो इन्वेस्टमेंट तहरीर में नहीं आई।
और एक और बदबख्ती बताऊं, जी जी मुतासरा खानदान को, अमजद साबरी के, ठीक है। मरहूम के मुतासरा खानदान को आज तक, जब हम ये प्रोग्राम कर जी रहे जी हैं, किसी इन्वेस्टर ने आके ये नहीं कहा कि मेरे पास मरहूम ने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा हालांकि जनाजे की अदायगी के वक्त जी ताकीदन, तरजीहन ये कहा जाता है जी कि किसी का लेन देन हो तो जी। बच्चे हाजिर हैं, घर वाले हाजिर। बिल्कुल जिन्होंने लेना था कुछ, वो शायद बोले होंगे, तकाजा भी किया होगा, हम्म, और जिन्होंने देना था वो खामोश हो गए। पलट के कोई आए नहीं। हम्म, एक जनाजा बहुत बड़ा था, मेरा बिल्कुल ख्याल है कराची कराची की तारीख का का बड़ा जनाजा। दो बातें। तीसरी और बात, अपनी शहादत से पहले अमजद साबरी साहब ने अमेरिका में एक शो किया, ठीक है। और मुझे एक तफ्तीशी अफसर ने जो इस टीम में शामिल था, अमजद साबरी कत्ल केस की तफ्तीश, उसमें मुझे उसने ये बताई बात कि अमजद साबरी साहब जब वो करके आए वापस, तो ये कहा गया एक ग्रुप की जानिब से ठीक है। कि आप पे वेले भी आई हैं, अच्छा बहुत बड़ा जो फीस का एक मसला है वो भी मौजूद है, तो आप हमें कुछ दें। ठीक है। कराची की तारीख जो है ना, वो मंशियात फरोशी, जी भत्ताखोरी, जहां खुरेजी से भरी है, जी वहां मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी से भत्ताखोरी। भरी। और इस भत्ताखोरी में जेल से मांगा गया भत्ता भी शामिल है। अच्छा कराची की सेंट्रल जेल नंबर 1, हम्म, डिस्ट्रिक्ट जेल नंबर 2, और लांडी जेल नंबर 3। हम्म, वहां से कई वाकयात रजिस्टर्ड ठीक है। भत्ते की तलबी के हैं। हम्म, उनमें गैर मुल्की भी एक शख्स से सही। मांगा गया था, बाद में कत्ल, उसकी लाश मिली थी, बड़ा मशहूर वाकया था। इन्होंने एमक्यूएम पर जान फिदा की, बिल्कुल। ठीक है, 90 पर आना जाना इनका आम था, अल्ताफ हुसैन के लिए कई गाने भी इन्होंने गाए। गाए भी। इन पे एक इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का भी लगा, अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग का। और ये मैं तफ्तीश की वो पहलू बता रहा हूं जो आज तक मख्फी हैं। हम्म, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा। और अमेरिका का जो वाकया मैंने आपको बताया, जी जो जी शो किया उन्होंने, बड़ा भरपूर शो था, अमेरिका की तारीख के बड़े चंद शो में शामिल था, वो बड़े शोज जो थे उनमें शामिल। बिल्कुल। उसी दौरान ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। अच्छा, अब मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के बारे में आपको फनकारों का बताऊं। ठीक है। लाहौर का हो, कराची का हो, इस्लामाबाद का, पिंडी का, फैसलाबाद का, कहीं का हो, ये बड़ा आसान काम है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगना। अच्छा उसकी कि जी वजह? ये ताइफा लेके गए थे, वफद लेके गए थे, इतने पैसे ले गए, सोना ले आए, फला ले। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगता है, इन मरहूम पे भी लगा। ठीक। जब ये इल्जाम लगा, इन्होंने वजाहत भी की दोस्तों में, मतलब सीना पसीना है, जी जी पुलिस तफ्तीश में कहा है, मिसल का हिस्सा है। ठीक। उन्होंने कहा जी कि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, इन्होंने तरदीद की। और जब इनसे पूछा गया कि अमेरिका के शो की कमाई कहाँ गई, तो इन्होंने जरा जवाब सख्त दिया। अच्छा। कहा तुम कौन होते हो पूछने वाले, ये गुफ्तगू है पुलिस के बकौल। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपके ताल्लुकात बहुत हैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ, ठीक है। आप जो दौलत कमाते हो वो पाक सरजमीन, क्या सरजमीन, पाक सरजमीन पार्टी पार्टी जो है उसमें लगा रहे हो। ये भी इल्जाम लगा, सही है। ये भी लगा इल्जाम। ये वजाहतें करते रहे, कोई बात नहीं थी। एक पहलू यहाँ एक और बात नाजरीन के लिए, कराची की खूंरेज तारीख में बहुत से कत्ल, हलाकतें, इक़दाम कत्ल अगवा भी ऐसे हैं जिनको वर्सेस स्टेट समझा गया और उनकी मुद्दई हुकूमत बनी, अच्छा। रियासत बनी। एसएचओ ने इस्तगासा दे दिया। सही। अब इस्तगासा दिया एसएचओ ने, 6 माह साल बाद वो तब्दील हो गया, हाँ। फिर दूसरा ने आ जाए उसकी बला से क्या हुआ वाकई जोड़ो। इस केस को भी आप अमजद साबरी अहले खाना वर्सेस स्टेट हो ना, ठीक है। ये स्टेट
वर्सेस कातिलान। हाँ, सही सही। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वाले इल्ज़ामात भी लगते रहे और ये इल्ज़ामात भी लगते रहे कि कोई भत्ते का मामला था, किसी ने भत्ता तलब किया या कुछ। अच्छा, एक मखसूस पार्टी जिसका बड़ा नाम था और भत्ते को बहुत जोड़ा जाता था उससे, ये बहुत करीबी समझे जाते थे उसके। दूसरा ये कि सौलत मिर्ज़ा के साथ इनका क्या ताल्लुक था, अमजद साबरी का? हमने वो वीडियो देखी है। सौलत मिर्जा साहब के साथ जेल में इन्होंने कई दिन गुजारे, ठीक है। कैद नहीं रहे, अच्छा, शो करने गए। सौलत मिर्जा की सालगिरह का जश्न जेल में शायान शान तरीके से मनाया गया, अच्छा, उसमें परफॉर्म किया। ठीक है। इन्होंने जब परफॉर्म किया तो उसका हाथ बुलंद किया अच्छा, और गाना क्या गाया? दुश्मनों के ज़हनों पर दुश्मनों के ज़हनों पर एक मेरा भाई भाई भारी है। अब ये जो भारी होना है ना, ये भारी होना बहुत से लोगों को बुरा लगा। जेल से बाहर आने के बाद धमकियों का एक सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक है। जो कहा गया था कि आपने इसको इतना चढ़ाकर जेल में पजीराई दे के सौलत मिर्जा को जो कुछ किया है उसका भुगतना पड़ेगा। सही है, सही है। ये एक पहलू और तफ्तीश का, अच्छा, आपने खुद ही ये बताया। अब दुश्मनों के ज़हनों पर तो सवार होना ही था जब वो एक भारी पैदा कर दिया उसने, वो सवार हो गए दुश्मनों के ज़हनों पर। उन्होंने अपनी चालें चली और कई बार जो है ना ये। अच्छा, अब इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ये है कि अल्ताफ हुसैन से ताल्लुकात, ठीक है। अल्ताफ हुसैन से ताल्लुकात फौरन ही एक टर्न लिया, मोड़ नया आ गया, मुस्तफ़ा कमाल से ताल्लुकात। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से जब मुस्तफ़ा कमाल से सवालात हुए हैं तो मुस्तफ़ा कमाल ने इसका जवाब ऐसे दिया था कि मुझे क्या ज़रूरत है अमजद साबरी को अपनी पार्टी में लेके आने की, मेरी पार्टी कौन सा अमजद साबरी के आने से बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना ही है तो अल्ताफ़ हुसैन को किया जाए या बाकी एमकेएम के रहनुमाओं को किया जाए जो ये नारा लगा मैं रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, बहुत से वाकयात ऐसे हैं जो एमकेएम के सर थोप दिए गए। ठीक है। बाज़ औक़ात पुलिस अनट्रेस वाकयात जो है जो एक काबू आ जाए उस पर। अब जब एमकेएम पे इब्तिला का दौर था, थोड़ी सख्ती हुई, ऑपरेशन हुए, तो आपने कहा जी जितने के जितने सब उस पर डाल दो, डाल दी और पड़ गए। जब वो पड़ गए तो मुस्तफ़ा कमाल जवाब दें, अल्ताफ हुसैन जवाब दें। अच्छा, जो मुस्तफ़ा कमाल के मुखालफीन हैं जी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये सीटीडी ने जब मुल्जिम पकड़े, ठीक है, तो उन्होंने तो एक कलदम मजहबी तंजीम का नाम लिया। बिल्कुल। उन्होंने तो अपनी प्रेस रिलीज में कहा ना, सीटीडी ने कलदम तंजीम का नाम लिया कि उनसे ताल्लुक है। ये तीनों लोग जो थे, जिनका आसिम कैपरी, इसहाक और जो उनका मास्टरमाइंड था कासिम रशीद। अच्छा, ये इस पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि एक कन्वर्सेशन हुई थी अमजद साबरी की और अपने कातिलों के साथ जब अमजद साबरी को सड़क पर रोका गया था। ज़रा उस वाक़ये की मंजरकशी करके बताएं कि वो वाक़या क्या था और क्या कन्वर्सेशन हुई थी अमजद साबरी की अपने कातिलों से। पहली बात तो ये है कि अमजद साबरी को दो नौजवान बाइक पर आए थे और अमजद साबरी को धमकी उसी वक्त कंफर्म मिल गई थी जब वो एक टीवी प्रोग्राम में, टीवी शो में, ठीक है, गए थे और उनको एक धमकी आमेज कॉल मौसूल हुई। अच्छा, उसके बाद उनकी रैकी की गई, उनके घर के बाहर भी रैकी हुई, टीवी मीडिया हाउस जो था जी जी उसके बाहर भी रैकी हुई, जब इनकी गाड़ी आई तब भी रैकी हुई। ये एक बाइक पे सवार दो शख्स आते हैं और बरसरेआम जी शारेआम जी काफी रश था, उस सड़क रश था, वहां रोक के मारने लगे। बाकी बातें तो और रूटीन की हैं। एक जज्बातियत से भरपूर जुमला सुन लें। उन्होंने कहा, उनके अकरबा वहां जो पासरबाई थे, रागीर, उन्होंने कहा कि अमजद साबरी कहते हैं, ओ भाई मुझे क्यों मारते हो? 3 बार कहा। अच्छा, भाई मुझे क्यों मारते हो? भाई मुझे क्यों मारते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप जुल्म की इंतहा देखें। उसके बावजूद दोनों के पास पिस्टल थे, एक ने फायर मारा। ये दोनों मान जिनका नाम आसिम कैपरी और इसहाक जो थे, टारगेट किलर थे, उजरती कातिल हायर्ड। उन्हें 1 2 3 फायर मारे। 3 फायर के बाद दूसरे ने फायर करने शुरू किए तो अमजद साबरी को गोली लगी, वो गिर गए। जब वो गिरे तो जो शख्स बाइक चला रहा था उसने बाइक खड़ी की और उतर के नीचे आया।
नीचे आके उसने जोर से हिलाया जिस्म। अच्छा, क्या यकीन करने के लिए कि जिंदा तो नहीं है जिंदा कहीं? तो नहीं है। ओह, ये देखा उसने बाकायदा कि भाई ये रमक भर जान तो बाकी नहीं है। जब सर ढलक गया तो दूसरे से वो क्या कहता है, वो कहता है लो भाई खत्म हो गया। ये जुमले सारे हैं लोगों ने सुने, बड़े ऊंचे, सारे सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। उन्होंने कहा लो भाई खत्म हो गया, एक जुमला। दूसरा, बड़ा अजीब मनाजिर है। दूसरा जुमला, उसने कहा ओ भाई अच्छी तरह चेक कर ले, ये ना हो बिल्कुल 100% उर्दू, 100%। ने कहा भाई ये ना हो कि जिंदा हो। अब इस तरह के जुमले पुलिस ने जो नोट किए, उनमें उन्होंने इस जो बात मैंने पहले कही जी, इस बात का अंदाजा लगाया कि भाई ये जो अकायद पे मबनी कवाली गाते थे, कई कवालियों की मिसालें जी, जी। लिखी हैं उन्होंने तफ्तीश में, कई कवालियों की मिसालें दी कि रिसेंट ये किया, उससे पहले ये किया, उससे पहले ये किया। एक जश्न था, अच्छा, किसी की विलादत का जश्न था, मजहबी जश्न। उस जश्न में एक नई कवाली इंट्रोड्यूस कराई जिसके बोल ऐसे थे जिस पर एतराज उठा था। ठीक है। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि ये टारगेट बन गए थे। ठीक है। अच्छा, अमजद साबरी क्योंकि बड़े मारूफ थे, हर दिल अजीज़ थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे, और वह ऐसी शख्सियत नहीं थे कि हमने देखा हो कि उनकी किसी के साथ कभी शोबिज़ में लड़ाई हुई हो या कोई ऐसा मामला हो। जो भी उनसे मिलता था बड़ी खुश असलूबी के साथ वो मिलते थे, लोगों के साथ तस्वीरें बनाते थे, अपने फैंस के साथ बड़ा अच्छा एक उनका रवैया था। जब वो टारगेट किलर्स आए, उन्होंने पहचान लिया, उनको पता होगा कि हम अमजद साबरी को मार रहे हैं। ये वो टारगेट किलर्स थे जो उनको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, उन्हें पूरी दुनिया जानती पूरी थी, दुनिया जानती थी। स्क्रीन पे इतने पॉपुलर थे वो। ऐसा एक वाकया इंडिया में पेश आया था जब डाकुओं ने अमजद साबरी को रोका था। वो क्या वाकया था? अमजद साबरी साहब ने कवाली की, ठीक है। शो से फारिग हुए। आपको ये मैंने पहले बताया है कि उनके शो में वेल कहते हैं ना, जी, जी। लोग उन पे नोट निछावर करते थे और ये देखे बगैर कि नोट 5,000 का है कि 500 का है। अच्छा। वो बहुत पैसे इकट्ठे हुए। पैसे इकट्ठे करके वो उनके साथी जो होते हैं वो इकट्ठे करके डाल लेते हैं। हाँ, उस टाइम जो है वो बैग्स में बैग्स डाल लेते हैं, फिर बाद में जाके बाज़ उसको। औक़ात तकियों में, जी, जी। बाज़ औक़ात थैलों में डाल के वो बाहर आए जहाँ एक हट था, सही। ढाबा समझ, ढाबा, जी, जी। वो ढाबा था, वहाँ बैठे थे। एक वैन आई, आके रुकी, उसमें से 6 लोग, ठीक है। वो उतरे, बंदूकें सीधी की, 4 पहियों बैठे हुए थे, 4 हम्म, पहियों थे ढाबा के बाहर। अब लेट बहुत हो गए थे। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मुंतजमीन ये कह रहे थे कि अमजद साहब अभी आप ना जाएं, ये इलाका अच्छा नहीं है। ठीक है। ये कहा गया उनको, हम्म, इंतबाह नब्बे किया हाँ। गया कि आप ना जाएं। ये इलाका ठीक नहीं। फिर उन्होंने कहा जी हम आपके साथ एक गाड़ी भेज देते, हम्म, आपको जो है ना वो सेफ रास्ते से लेके जाएगी, पहुंचा देंगे गाइड के तौर पे, ठीक है। मुहाफिज के तौर पे। इसी दौरान वो गाड़ी आती है, उसमें 6 लोग उतरते हैं, बंदूकें निकालते हैं और तान लेते हैं सारा। अब जिस ढाबे पे वो रुके आके, ठीक है। वो ढाबे वाले के पास भी एक चला गया बंदूक वाला कि बोलना नहीं खबरदार। हाँ। वहां एक कवाली लगी हुई थी। अच्छा। उसने कहा ये किसकी आवाज है? उसने कहा वो जो सामने बैठा है। ओह, उन्होंने कहा कौन बैठा है? उन्होंने कहा अमजद साबरी। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा पाकिस्तानी अमजद साबरी, नहीं जानते तुम? उन्होंने कहा आप अमजद साहब? उन्होंने कहा, उन्होंने सारे बंदों को रोक दिया। वो जो वहां गया था ढाबे पे, जो डाकू मारने गया था, उसने कहा रोको, पैसे सब छीन चुके थे, लूट लिए थे। उन्होंने कहा सर वापस करो, सारे वापस कर दिए। फिर हाथ जोड़ के, ठीक है। हाथ जोड़ के माफी मांगी, माजरत की कि हमसे गलती हो गई। आप सरहद पार के फनकार नहीं है, हाँ। सरहद के आर के फनकार भी हैं। हमारे भी आप मोहतरम हैं और हमें बड़ा अफसोस हुआ। हम तो डाकू हैं, हाँ। छोड़ते नहीं किसी को, लेकिन आपसे जो अकीदत है आपकी इन कवालियों की वजह से, और वो जो कवाली उसने लगा रखी है, ठीक है, उसकी वजह से आवाज बच गए। और ये प्लान था उनका, डाकुओं का, इस फंक्शन को लूटने का। ठीक है। उन्हें उनकी बला से कि आ रहा है अमजद साबरी की नहीं आ रहा, ये नहीं पता था कुछ। उन्होंने फंक्शन लूटना था, ठीक है। फंक्शन ही लूटते थे। सही।
और वो वापस कर दिए पैसे। सही है। अच्छा, आज से 2 साल पहले जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया। उसने आखिरी मुलजिम वही था। आखिरी मुलजिम वही था। हाँ। कहा यह गया कि उसने सारी ये प्लानिंग सेंट्रल जेल से बैठ के की थी। सेंट्रल जेल से बैठ के उसने बंदे हायर किए और मारा। क्या वजह आज तक सामने आ सकी कि उसने क्यों मारा? क्या उसको पैसे दिए मैंने गए आपको थे? 4 पहलू बताए। जी। एक तो सबसे बड़ी बदकिस्मती, बदनसीबी, बदबख्ती हमारी कि सरकारी इदारा कैद खाना, जिसे कहते हैं कैद खाना, वहां से अहम शख्सियात के कत्ल की मंसूबाबंदी होती है। इस पे तो मातम ही किया जा सकता है। जुल्म की इंतहा है कि जेल में मुक़य्यद ये जो मास्टरमाइंड था कासिम रशीद, इसने शूटर हायर किए, ठीक है, असलहा उनको दिया, पेमेंट की उनको, पेमेंट करके उनको रास्ते बताए। सबसे अहम काम होता है सर्वेलेंस, मुखबरी लेना कि जो टारगेट है, हमारा हदफ है, वो हदफ कहाँ से, किस वक्त, कैसे गुजरेगा। उसके 7 गनमैन होंगे, खाली होगा कि अच्छा हाँ, एक और बात यार, उनको बड़े थ्रेट थे अमजद साबरी को, अचानक मेरे जेल में आ गया, तो इनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी? हाँ, वो तो ये मारूफ अपनी आदमी तरफ है। अपने तौर पे तो थे, एहतियात नहीं करते थे, मोहतात नहीं थे अपने तौर पे। अमजद साबरी के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो मोहतात नहीं थे, ठीक है, लेकिन सरकार की रिट कहाँ है जब एक शख्स को इतनी बार थ्रेट्स मिले और वो इस तरह तन्हे तन्हा गुजर रहा हो, जा रहा हो, और इतना लावारिस और बेकस मंजर जी, कि मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मारते हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप जरा देखें कि ये नौह जो है, ये किस कदर दिलदोज और दिलसोज है। बिल्कुल। और ये वो वक्त था जब कराची में टारगेट किलिंग अपने रूज पे थी, भत्ताखोरी अपने रूज पे थी, बहुत सारे और मामला तो चल रहे थे। मैन लाइक साबरी, उसको आपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक बाकायदा शक्ल बना के छोड़ दिया। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने आपसे कहा जी कि सरकार जिसमें मुद्दई बनती है, बिल्कुल, इससे थोड़ा अभी थोड़े पहले एक एजुकेशनिस्ट थे, बड़े मारूफ माहिर तालीम, अपने मिलने वाले थे, सैयद अजफर जैदी साहब। जी, उनको भी इसी तरह शहीद किया गया, ऐसी अंदाज से टारगेट किलिंग। सरकार मुद्दई थी, इस्तगासा थानेदार का था, वो थानेदार बदल गया, आज तक किसी ने पूछ के देखा नहीं मुतासिर खानदान से। वो मुश्किल में, परेशानी में है आजकल भी। बिल्कुल। तो इस तरह के कई वाकयात हैं, बड़े बड़े मारूफ कानूनदान, डॉक्टर्स, हुक्मा, हकीम हजरात, बिल्कुल, पॉलिटिशियंस बहुत सारे कराची में टारगेट किलिंग का शिकार है। टारगेट किलिंग तो अच्छा, इनमें कहते ये हैं कि इनमें से बेशतर ऐसे थे जिन्होंने भत्ताखोरी से इनकार पर अपने दुश्मन बना लिए। देखिए ना, सानिया बल्दिया फैक्ट्री पे भी तो इल्जाम लगता है कि भत्ताखोरी का सारा मामला था। शेरशाह मार्केट जी, और अब ये भी रिसेंट गुल प्लाजा, इस पे भी तो शक-व-शुबात हुए कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं भत्ताखोरी से जुड़ा हो सकता है। अब मैं नहीं समझता कि ये इस कत्ल, इस शहादत में से सियासत को निकाल कर देखा जाएगा, लेकिन ये जो ताखीर है ना मुल्जिमों को अंजाम तक पहुंचाने की, एक तरफ तो सरे बाजार छेड़खानी करने वाला मंसूबाबंद पुलिस मुकाबले की नजर हो जाता है, और दूसरी तरफ अमजद साबरी के कातिल जो हैं, एक तो अभी पकड़ा गया जी, 2 साल हुए। कितने साल हो गए उनके कत्ल को, शहादत को? 2016 में हुआ था। अब आप देख लें कि 10 साल हो गए। 10 साल में 8 साल आपने खामोशी रखी। वजह उसकी वही है कि SHO थानेदार जो है उसका इस्तगासा है। दूसरा ये है कि आप कि ये जो रिट है ना हुकूमत की, इंतजामिया की, उस रिट को ये चैलेंज है अमजद साबरी का कत्ल। अच्छा, अमजद साबरी को हलाक करके एक आवाज दबाई गई जो सकाफत की भी थी, फन की भी थी, मौसीकी की भी थी, एक मजहबी भी थी, और चले आप सियासी भी मान लें, ठीक है, वो सियासी आवाज भी थी। अच्छा सर, हम कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते किसी एक सूबे से किसी दूसरे सूबे का, मगर ये वो सवाल हैं जो हर आम आदमी के जहन में आते हैं और अक्सर ये सवाल किए भी जाते हैं। पंजाब में वाक़या होता है तो 72 घंटों के अंदर अंदर या 48 घंटों के अंदर अंदर मुल्ज़िमान अंजाम को पहुंच जाते हैं या गिरफ्तार हो जाते हैं, चाहे कोई भी वाक़या हो।
इसी तरह अगर हम अमजद साबरी का वाक़या, ये इस तरह के बहुत सारे वाक़ये लें जो किसी और सूबे में होते हैं, कई साल गुजर जाते हैं तो मुलजिम बांध पकड़े नहीं जाते। आप क्या समझते हैं कि पुलिस खुद सुस्तगी का शिकार होती है या वहाँ अमजद के? साबरी के कत्ल के आधे घंटे बाद ठीक है, ये तय कर लिया गया था कि किसने मारा है, किसने मरवाया है। दोनों बातें, मार तो जिस ठीक कातिल है। ने, मरवाया किसने, ये तय हो गया था। ये पुलिस अफसर के बकौल 10 साल तक क्यों लटका हुआ है? सही। मैं उनके भाई का एक इंटरव्यू सुन रहा था। जब 2 साल पहले ये पकड़ा गया, जो कासिम रशीद जब पकड़ा गया, तो उनके भाई ने शिकवा किया इदारों से, पुलिस वालों से और बाकी गवर्नमेंट से कि यार हमें बताओ तो सही कि हमारे भाई का जो मास्टरमाइंड है, जो उसके कत्ल का मास्टरमाइंड है, वो पकड़ा गया। हमें तो मीडिया से ही पता लग रहा है, हमें तो आगे किसी ने जो है वो हौसला ही नहीं दिया कि यार हमने पकड़ लिया है। कम से कम हमें वजह तो पता चले कि हमारे भाई को क्यों मारा गया था। अगर मुद्दई मुतासरा खानदान का कोई फर्द होता, हम्म, इवन बेवा हम्म, अमजद की, तो शायद हर बात उनसे पूछकर एक्टिविटी सरगर्मी हर ठीक तरह है। की उनके नॉलेज में होती। अब मैं तो ये भी समझता हूं कि शायद वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ हैं। शायद ये भी है। ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो जो गफलत का बरत रहा है इसमें, वो जिम्मेदार जरूर है। वो काफिल है, जिम्मेदार है। एक तीसरी बात भी है कि जब इस तरह की शख्सियात कत्ल होती हैं तो मोस्टली वाकयात जो हैं वो तफ्तीश की बजाय सियासत के रंग तले दब जाते हैं। सियासत गालिब आ जाती है उन पे। वो सियासत गालिब आ गई अमजद साबरी के कत्ल पर भी। किसी शख्स ने सियासत को हटा के उसकी ऐनक उतार के सियासत की और उन अल्फाज की ऐनक नहीं पहनी जिसमें उन्होंने कहा था, इस्तगासा आखिरी उनका आखिरी इस्तगासा अमजद साबरी का, कि मुझे क्यों मारते हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों का, उसकी बेवा का, जवान बेवा का को ख्याल किया होता किसी ने? मैं तो समझता हूँ कि ये मैंने कहा जुमला कि ये फ़न का कत्ल था, उसको इन्होंने सियासत का कत्ल बनाया। जब सियासत का कत्ल बनाया तो वो ताने बाने जो जहाँ तक जाने थे वो नहीं गए। अगर चलें, मैं कहता हूँ कालदम तंजीम ही थी, ठीक है, तो क्यों मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए? तो आप बताओ ना, वो तंजीम ने थोड़ी किया है, उसके जिन लोगों ने किया उनके नाम बताओ। हाँ, क्या इंडिविजुअल था वाकई या पूरी तंजीम इसमें मुलविस थी? तंजीम का फैसला था या इंडिविजुअल किसी ने किया? यार जो भी था, जिस तरह का था, आप सिर्फ इतना देखें कि अमजद साबरी कोई गली मोहल्ले का अननोन शख्स था नहीं सर, आलमगीर शोहरत का हामिल, बिल्कुल। उस स्टैंड पर था कि लोग उसकी पजीराई में खड़े होकर कई कई मिनट तक तालियां बजाते थे। ऐसी है, आप शोज चेक कर लें उनके, बिल्कुल। और उनकी लेगेसी देखें कहाँ से चलती आ रही है, कितना बड़ा पुराना बिल्कुल। और एक जदीद तर्ज का कवाल था। तो जी, मौसीकी में जिद्दत को मुतारिफ कराया था बिल्कुल। उसने, फन्ने कवाली में जिद्दत पैदा की थी उसने। तो ये जो सूरत हाल थी, ये मेरा ख्याल ये है कि हमने इसे संजीदा नहीं लिया। और मैं हरफ आखिर के तौर पे आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं इंसानी तौर पे, सियासी तौर पे, हुकूमती रियासती तौर पे, हम ये अगर चाहते हैं, और हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कोई नया अमजद साबरी कत्ल ना हो और इस तरह की शहादत की फहरिस्त तवील ना होती जाए, तो आज अमजद साबरी के कातलों को सरेआम सजा दी जाए। सही। अदालती प्रोसेस मुकम्मल करें, ड्यू लीगल प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ मावरा अदालत के, लेकिन ये भी कोई तरीक़ा नहीं है कि 10 साल तक अमजद साबरी के कातिल जो हैं वो जेल से बैठ के फिर एक नए कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हों। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि अमजद साबरी के कातिलों की जिम्मेदारी का तयन हो चुका, अब उनकी सज़ा जो भी देनी अदालत ने, वो फैसला जल्द से जल्द किया जाए। और मेरा ख्याल ये है कि जो मसनद इंसाफ पर बैठे सिंध हाई कोर्ट के लोग हैं, उनके फ़राइज़ में अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि अमजद साबरी जैसे जितने वाक़यात हैं उनकी तफ्तीश के लिए कोई ऐसा फैसला दिया जाए जिसमें फौरी तौर पे ये कैफरे किरदार तक पहुंचे। हाँ, अगर बेगुनाह पकड़ा गया तो छोड़ दें, हाँ। लेकिन अगर गुनाहगार हैं तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो फिर एक नए अमजद साबरी के कत्ल की राह हमवार होगी।
सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।